हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अविदय एकेडमी क्लासेस में। आज हम लोग मैथ के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग जो कि टॉपिक है। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं। मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स समझ जाइए कि हम आपको बताते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे ठीक, मैट्रिक्स जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। तो अगर हम इसको सिर्फ अगर ये वाला पोर्शन अगर हम हटा दें, ये वाला पोर्शन हटा दें, ये वाला अगर ये वाला पोर्शन हटा दें तो ये हमारा मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर हम इसको बड़े ब्रैकेट में, दीर्घ ब्रैकेट में अगर हम इसको बंद कर दें तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो आगे आइए हम लोग इसके ऊपर काफी अच्छे से डिस्कशन करते हैं। अदिश राशियां होती क्या है, ठीक है। वे राशियां जो योग, व्याकलन, गुणन, रूप विभाजन के बीजगणितीय नियमों का पालन करती है। ये राशियां वास्तविक भी हो सकती हैं, ठीक है। तो वास्तविक और काल्पनिक, काल्पनिक नहीं, काल्पनिक मतलब कि ये कल्पना हो गया, ठीक है। और वास्तविक का मतलब क्या हो गया कि जो वास्तव में वो चीज है। जैसे 1 2 3 4 5 ये क्या होगा, ये वास्तविक, ठीक है। ये काल्पनिक नहीं है। ऐसे इसे हम अदिश राशियां कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है पंक्ति। इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिए, ठीक है। पंक्ति और स्तंभ में आप हमेशा कंफ्यूज्ड रहेंगे, ठीक है। रो और कॉलम। तो पंक्ति होती क्या है, इसको बहुत ही ध्यान से समझिए। पेन पेपर ले लीजिए बच्चे, पेन पेपर अपने पास रखिए और उसको नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट करते रहिए। पंक्ति क्या होती है, ठीक है। पंक्ति हमारा जो है ये पंक्ति हो गई हमारी, ठीक है। इधर से या इधर से ये पंक्ति हो गई हमारी, ठीक है। इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये रो, इसको क्या बोलते हैं, रो का मतलब ही कि इधर से, ठीक है, या इधर से। तीर का निशान देखते रहिए, ठीक है, कि हम पंक्ति किसे कहते हैं। अब आइए हम लोग स्तंभ देखते हैं कि स्तंभ किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप एक बार कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो बहुत ही आगे काम करेगा, ठीक है। स्तंभ क्या होता है हमारा। स्तंभ का मतलब ही आप समझ रहे हैं। जैसे स्तंभ ये हो गया, पोल देखे ही हैं, टावर देखे ही हैं, मंजिल देखे, जो खड़ी बिल्डिंग है उसको आप देखें। तो स्तंभ का मतलब हमारा ये होता है, ठीक है, स्तंभ, ठीक है। तो ये हो गया रो और ये हो गया स्तंभ। इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं आव्यूह की। आव्यूह क्या होता है, वही जो पहले हम आपको बताया मैट्रिक्स, ठीक है, जो कि बहुत ही हम लोग टॉपिक जो चल रहा है हमारा चैप्टर 3 मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के बारे में आइए समझते हैं। मैट्रिक्स एक आयताकार रचना है, ठीक है। आयताकार मतलब ये हो गया आपका आयताकार। रुकिए 1 मिनट। क्या है, मैट्रिक्स एक आयताकार रचना है। आयताकार मतलब ये हो गया हमारा आयताकार, ये एक रचना है। जैसे और इसे दीर्घ कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। दीर्घ कोष्ठक जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। दीर्घ कोष्ठक में ये आपका छोटा कोष्ठक हो गया, ये आपका मझला कोष्ठक हो गया और ये आपका दीर्घ बड़ा कोष्ठक हो गया। तो हमको मतलब इस चीज से रखना है इस चैप्टर में, न कि इससे और न कि इससे। हमको मतलब इस चीज से रखना है, ठीक है। अगर कहीं भी कोई भी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, अगर ऐसे लिखा है तो ये अभी आपका मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। ये मैट्रिक्स नहीं है जब तक कि आप इसमें बड़े कोष्ठक का प्रयोग नहीं करते हैं, तब तक ये आपका मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है।
तो समझ में आया कि मैट्रिक्स क्या कहते हैं। मैट्रिक्स हमारा ये भी हो सकता है ए बी सी डी, ठीक है, तो ये भी मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। तो आइए हम आगे डिस्कस करते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, या फिर एक बार और अच्छे से समझाऊं आपको, बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हमने इस टॉपिक को अदिश क्या होती है, पंक्ति क्या होता है, स्तंभ क्या होता है, आव्यूह क्या होता है, तो आगे हम देखते हैं। एक एमएन आव्यूह की परिभाषा, ठीक है। एमएन राशियों का वह समूह जो क्रमबद्ध यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों से निर्मित आयताकार रचना के रूप में व्यवस्थित रहता है, ठीक है। समझ जाइए, यम क्या बोल रहा है, इसको ध्यान दीजिए, यहां पे क्या बोल रहा है। ये देखिए, ये गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। ये है यम पंक्तियों और यन स्तंभों, इस चीज को आप पढ़िए, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए और पेन पेपर लेके बैठिए और उसको लिखते रहिए अच्छे से। जो हम आपको बता रहे हैं पॉइंट, उसको एक बार आप अच्छे से नोटिस करिए, कंसेप्ट क्लियर करिए और लिखते रहिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है बच्चे, कि हम वीडियो देख लिए, उसके बाद फिर बाद में देखेंगे, फिर लिखेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे, वो समय चला गया आपका। आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं, ठीक है। तो आप पेन पेपर और माइंड को कंसंट्रेट करके रखिए। क्या दिया है, एमएन राशियों का वह समूह जो क्रमबद्ध यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों से निर्मित आयताकार रचना के रूप में व्यवस्थित रहता है। तो हमने आपको बताया यम पंक्ति, पंक्ति बोल रहा है, आप इस पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। रो एम पंक्ति, यही है आपकी पंक्ति, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, स्तंभ, यन स्तंभ, मतलब ये आपका हो गया कॉलम। बताते हैं आपको, ऐसे नहीं समझ में आएगा, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, तब समझ में आएगा, ठीक है। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ये आपका मैट्रिक्स हमने बनाया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, एमएन पंक्तियों का वह समूह जो क्रमबद्ध यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों से निर्मित एक आयताकार रचना के रूप में व्यवस्थित रहता है, ठीक है। तो ये आपका देखिए क्या बोल रहा है, यम पंक्ति, ये पंक्ति है बेटा, इसको ध्यान दीजिएगा, ये पंक्ति है और ये आपका स्तंभ है, ठीक है। तो एम और इंटू एन, यही आपका है एमएन, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपका है एम और ये आपका है एन, एम पंक्ति और एन स्तंभों, एमएन आव्यूह कहलाता है। कोई अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके लिए हमेशा सदैव तत्पर हैं आपका आंसर देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, वही है एमएन आव्यूह वाला, जहां पे आप 1 2 3 भी रख सकते हैं। इसमें आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देखिए ये गड़बड़ हो जा रहा है थोड़ा सा, ये एक मोबाइल की तरह है, कहीं भी टच करते हैं तो क्या एमएन आव्यूह की विशेषता, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट करिए और साथ साथ में अगर स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है, पेन पेपर लेके बैठे हैं तो लिखते रहिए। क्या बता रहा है, एक एमएन आव्यूह की विशेषता, ठीक है। इसमें एम पंक्तियां होती हैं, आपको बताया था एम क्या होती हैं, एम पंक्तियां होती हैं। जैसे 6 जैसे आपका 6 7 8, ये आपकी पंक्ति है और ये आपका मैट्रिक्स है। ध्यान में, इनमें एन स्तंभ होते हैं। स्तंभ मतलब क्या हो गया, ऊपर से आएगा, तो आप यहां से इसको थोड़ा सा डिलीट करिए और यहाँ पे बढ़ा लीजिए 9 10 11
और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, बात अगर नहीं समझ में आ रही हो, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, बैठे ना रहिए और शर्माइए नहीं कि हमें सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एम पंक्ति हो गई और एन स्तंभ हो गया। प्रत्येक पंक्ति में यन क्रमबद्ध राशियां होती हैं, मतलब प्रत्येक पंक्ति में यन क्रमबद्ध राशियां होती हैं। इसको ही हम अवयव राशियां जो कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक स्तंभों में यन क्रमबद्ध, प्रत्येक स्तंभ में यम क्रमबद्ध राशियां होती हैं। ठीक है, इनमें कुल mn राशियां होती हैं, कुल mn राशियां होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम इसको अभी आपको आगे बताएंगे कि काउंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते कैसे हैं कि यहाँ पे जो mn है, यहाँ पे mn तो रहेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे तो हमारा नंबरिंग दिया हुआ है, तो हम यहाँ नंबरिंग लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, अभी आप समझते रहिए। इनमें कुल mn राशियां होती है। आगे क्या दिया है, संकेतन अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सूचित किया जाता है। ठीक है, जैसे अंग्रेजी वर्ण क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से। बड़े अक्षर समझते हैं ना आप लोग, इतना तो समझते ही होंगे कि बड़ा अक्षर क्या होता है और छोटा अक्षर क्या होता है। तो बड़ा अक्षर A B C D ये आपका बड़ा अक्षर है। तो मैट्रिक्स को ऑफिशियली हम हमेशा ए से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, कि A इक्वल्स टू ABCDEF। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं कि हम डिनोट कैसे करते हैं। आप B भी लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं, हाँ, लेकिन ये क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हमेशा कैपिटल लेटर में ही होगा। आइए आगे, आगे हमारा है अवयवों के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इस चीज को आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पेपर में हमेशा कितना ही कम नंबर का आएगा, तो 2 नंबर का तो यहां से कंफर्म है, इतना समझ लीजिए। 2 नंबर का तो कंफर्म है क्योंकि वो पूछ ही लेता है कि टाइप ऑफ अवयवों में से आपसे एक ना एक या 2 क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेता है और वो आपको बताना पड़ता है 1-2 नंबर में। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहला क्या है, पंक्ति अवयव। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे रो और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आप मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक्स में जितना भी खेल है वो है आपका पंक्ति और स्तंभ का। बाकी आप अगर इस चीज को जानते हैं कि रो क्या है, स्तंभ क्या है, तो बहुत ही अच्छे से सॉल्व करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग जो है चैप्टर है, मजा आएगा आगे। तो हमारा जो पहला है पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स, वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, पंक्ति अवयव कहलाता है। एक पंक्ति का मतलब क्या होता है, एक पंक्ति मतलब इस रो पे ये एक लाइन है। ठीक है, अगर ये दूसरा कर दिया तो 2 लाइन है, लेकिन हमारा क्या दिया है, वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है। तो एक पंक्ति का मतलब कि हमारा जो है एक पंक्ति। तो पहले पंक्ति बनाइए और उसके बाद उसको मैट्रिक्स बनाइए। तो पंक्ति क्या है हमारी, 1 2 3 4 5 6। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ये नहीं है कि 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं, ABCDEF भी लिख सकते हैं, लेकिन ए क्या दिया है, केवल एक पंक्ति, केवल एक। तो ये हमारा केवल एक। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आपका है पंक्ति अवयव। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, स्क्रीनशॉट करते रहिए, पेन पेपर लिए रहिए, लिखते रहिए। अब हमने आपको एग्जांपल बताई दिया, यहां से एग्जांपल आप कवर करते रहिए। स्तंभ अवयव, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, वह
कॉलम आव्यूह कहलाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिए, वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है। ठीक है, इस चीज पे ध्यान दीजिए आप, ये क्या कर रहा है, केवल एक स्तंभ, केवल एक स्तंभ मतलब केवल एक स्तंभ। ठीक है, न कि 2 3 4 5 स्तंभ, केवल एक स्तंभ। ठीक है, तो केवल एक स्तंभ में हमें क्या करना है, जैसे अब आपके हिसाब से ही ले लेते हैं, CDEFG। ठीक है, तो ये हमारा है स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे हमारा है शून्य मैट्रिक्स। देखिए यहां पे कुछ टाइपिंग गलत हो गई है, तीसरा नंबर आप लिख लीजिएगा, हम बता देते हैं आपको, यहां पे कुछ टाइपिंग गलत हो गई है। ठीक है, तीसरा जो आपका है वो शून्य मैट्रिक्स है। ठीक है, शून्य आव्यूह, नल नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, इसी को बोलते हैं। कंफ्यूज ना होइएगा कि नल और जीरो में क्या होता है, नल मतलब नथिंग, जीरो मतलब जीरो, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो या तो शून्य आव्यूह आ जाए, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो शून्य आव्यूह, अगर कंफ्यूज करने के लिए नल दे दिया, जीरो दे दिया, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या बोल रहा है। शून्य आव्यूह में जितने भी एलिमेंट आएंगे आपके, शून्य आव्यूह में जितने भी एलिमेंट आएंगे, जितने भी अवयव आएंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, शून्य, जीरो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये भी हमारा आपका क्या हो गया, शून्य मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी हमारा क्या है, मतलब हमारे कहने का मतलब यही है कि इसके अंदर जितने भी आपके तत्व होंगे, अवयव होंगे, एलिमेंट होंगे, सारे जीरो ही होंगे। आई बात समझ में, उसे हम क्या बोलेंगे, शून्य आव्यूह। चौथा है हमारा आपका वर्ग आव्यूह। क्या है, वर्ग आव्यूह। देखते हैं वर्ग आव्यूह क्या है। वर्ग के बारे में आप जानते ही होंगे, पढ़े होंगे, क्लास 7 8 का ये जो टॉपिक है वर्ग, इसके बारे में आप जानते होंगे, आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, इतना तो बताने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आपका पेपर है तो अभी इन सब चीजों के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हम। वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग मतलब यही है ना आपका, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर यहाँ पे ए है, ए है, ए है, ए है, तो यही होता है ना वर्ग। तो अब इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम इसके बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे कि वर्ग आव्यूह होता क्या है। वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या, क्या लिखा है, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, वर्ग आव्यूह कहलाता है। आई बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए। आपको इसीलिए मैं टाइम ज्यादा दे रहा हूं ताकि आप इसको लिख सके कि हमारा वर्ग आव्यूह होता क्या है। बेटा, वर्ग आव्यूह वह आव्यूह है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होता है, वर्ग आव्यूह कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने आपको पहले ही बताया था ये वर्ग है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या, पंक्ति मतलब इस लाइन में और स्तंभ मतलब इस लाइन में, दोनों की संख्या क्या हो, बराबर हो। जैसे A B C D, ये आपका क्या है, ये आपका वर्ग आव्यूह है। ठीक है, जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2, स्तंभों की संख्या कितनी है, 2, तो ये आपका वर्ग आव्यूह है। अभी ये तो वाला है, जैसे मान लीजिए हमने 3 वाला ले लिया, जैसे हमने ले लिया 1 2 3, तो इसमें रो में कितने एलिमेंट है, इस चीज को ध्यान दीजिए। रो में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो हमारा पंक्ति में कितना एलिमेंट होगा, 3 होगा, तभी तो हमारा वर्ग बनेगा। तो यहाँ 4 5, ठीक है, 7 9 11 13, ये भी हमारा एक क्या है, वर्ग आव्यूह है। समझ में आई बात। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, वर्ग आव्यूह के बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ब्लैक बोर्ड नहीं है तो थोड़ा समय लग रहा है, ठीक है,
तो इस चीज से आप घबराइए नहीं। चलिए, हाँ यही आपका वर्ग आव्यूह है, जिसको बारे में मैंने बताया। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल विकर्ण, क्या बोला है, मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल आव्यूह। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैट्रिक्स छोड़ दिया है, इसी की वजह से हम भी बोल नहीं पा रहे हैं, तो आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा, आप लोग लिख लीजिएगा मुख्य विकर्ण मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या है, पढ़िए पहले, आप खुद पढ़िए। प्रत्येक वर्ग आव्यूह में दो विकर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग आव्यूह में दो विकर्ण होते हैं। जैसे वर्ग या वर्ग बना लीजिए, ठीक है, इसमें आप दो विकर्ण, वो बोल रहा है कि दो विकर्ण होते हैं, क्या बोल रहा है कि दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया। आई बात समझ में? यही तो विकर्ण होता है हमारा वर्ग में, आयत में भी दो विकर्ण होता है। तो लेकिन ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, वर्ग आव्यूह में दो विकर्ण होते हैं, ठीक है। तो हमें इस चीज का ध्यान देना है। हम आपको एक अच्छे उदाहरण से समझा रहे हैं ताकि चीज जो है ये आप भूले ना कि सर ने सिर्फ वही बता दिया, पढ़ के सुना दिया, बाकी कुछ बताया नहीं। तो प्रत्येक वर्ग आव्यूह में दो विकर्ण होते हैं, जिनमें इनमें बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बना देता हूं, बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से निचले खींचेगा विकर्ण को मुख्य विकर्ण कहते हैं, ठीक है, बता रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए 10, 12, 16, 4, 9, 7, 6, 5, 4, ठीक है, यह है 6। प्रत्येक वर्ग आव्यूह, ये वर्ग आव्यूह है, इस चीज का ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है, वर्ग आव्यूह, इस चीज का भी ध्यान दीजिएगा बेटा। वर्ग आव्यूह में दो विकर्ण होते हैं, इनमें बाएं हाथ के, मेरा बाएं हाथ किधर है, आप बताइए, मेरा बाएं हाथ इधर है, बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से, ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे तक, मतलब दाएं हाथ के निचले सिरे तक खींचे गए विकर्ण को मुख्य विकर्ण कहते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान दीजिए, ये पेपर में आ सकता है। प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स प्रत्येक वर्ग आव्यूह में दो विकर्ण होते हैं, इनमें बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से दाएं हाथ के निचले सिरे तक खींचे गए विकर्ण को मुख्य विकर्ण कहते हैं। इस चीज को आप पॉइंट को नोट कर लीजिए, पेपर में आएगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इस तरह से लिखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि यही हमारा जो है ये मुख्य विकर्ण है, ठीक है। मुख्य विकर्ण क्या है, ये है मुख्य विकर्ण आव्यूह। आई बात समझ में? आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे उदाहरण मैंने आपको बताया था, यहाँ पे उदाहरण, ठीक है, वही है ABCD वाला, मैंने आपको अंक बता दिया, यहाँ पे ABCD वाला है, तो इस चीज से ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आगे आइए, अब आइए हम चलते हैं विकर्ण आव्यूह। वहां पे क्या था, प्रिंसिपल विकर्ण आव्यूह, मतलब कि मुख्य विकर्ण आव्यूह। यहाँ पे है सिर्फ विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। वह वर्ग आव्यूह, पढ़िए आप, वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण अवयवों को छोड़कर सभी अवयव शून्य होते हैं। इस चीज का ध्यान दीजिएगा आप, क्या बोल रहा है, सभी अवयव शून्य होते हैं। सभी अवयव मतलब सभी अवयव क्या, मुख्य विकर्ण अवयवों को छोड़कर। मुख्य विकर्ण अभी आपको बताया क्या है, ये है हमारा मुख्य विकर्ण अवयव, ठीक है। तो यही बता रहा है कि वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण अवयवों को छोड़कर सभी अवयव शून्य होते हैं, मतलब कि A 0 0 0, B 0 0 0, C, ये है हमारा आपका
विकर्ण अवयव, ठीक है, जिसमें मुख्य विकर्ण अवयवों को छोड़कर हमारे सभी अवयव शून्य होते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ, कमेंट बॉक्स में ना समझ में आए तो आप कमेंट करिए, स्वतंत्र हैं, ठीक है। आइए आगे नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। वही है जो आपको मैंने बताया, विकर्ण अवयव वाला, कि विकर्ण अवयव होता क्या है, उसी का ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपको पहले दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीन थोड़ा बड़ा है और हमारे जो टाइपराइटर है उन्होंने थोड़ा सही तरीके से किया है, तो उदाहरण अगले जो पेज है उस पे आ जा रहा है, तो उससे आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आया है अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। हमने पहले पढ़ा था कि अदिश राशियाँ क्या होती हैं या अदिश मैट्रिक्स होता क्या है, लेकिन अब हम यहाँ पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स अदिश अवयव। पढ़िए क्या लिखा है, ठीक है, लिखते भी रहिए साथ में, सिर्फ देखने से नहीं काम चलेगा। अभी देखेंगे और अभी तो आपको अच्छा लग रहा है कि सर बता रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं, एकदम अच्छा लग रहा है। अभी ये चीजें 2 घंटे बाद आपसे पूछी जाएगी। सही बता रहा हूं कि आप एक भी नहीं बता पाएंगे जब तक कि आप इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 1-2 बार इसको देखेंगे नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, अच्छे से अगर आप इसका एग्जाम्पल नहीं लगाएंगे। सबसे मेन और मुख्य काम है कि इसको पढ़ के और इसका एग्जाम्पल आपको लिखना, ठीक है। क्या बोल रहा है, इसको पढ़िए। वह विकर्ण अवयव जिसके सभी मुख्य विकर्ण अवयव समान हो तथा शेष सभी अवयव शून्य हो। मुख्य विकर्ण अवयव, देखिए एक तीसरा टॉपिक आ गया। सबसे मेन क्या था, प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स, उसके पास था डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। इन तीनों में हमारा जो मुख्य विकर्ण अवयव है वो तीनों में आया है। तो क्या दिया है कि मुख्य विकर्ण अवयव समान हो तथा शेष सभी शून्य हो। मुख्य विकर्ण अवयव समान हो, मुख्य विकर्ण अवयव मतलब जो यहाँ पे बनेंगे वो समान होंगे, बाकी जितने भी होंगे इधर वो शून्य होंगे। तो आपको एक एग्जांपल में बताता हूं, उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए आप लोग, हम उस चीज को देख लेंगे और आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर अभी आप कमेंट करेंगे तो अभी आप डिस्कस कर लेंगे, जो सारी चीजें यहीं पे क्लियर हो जाएंगी। तो ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बोल रहा है, मुख्य विकर्ण अवयव समान हो तथा शेष सभी शून्य हो। तो मुख्य विकर्ण अवयव, पहले यहाँ मैट्रिक्स बनाइए, ठीक है। मुख्य विकर्ण अवयव समान मतलब क्या होता है कि 1 और 2 ये समान है, ये समान नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तभी ये समान होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 हम कर देंगे तो ये समान नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे 5 करके लिखा है, तो हम दूसरा एग्जांपल यहाँ पे सेट कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं C, उसके बाद 0, उसके बाद 0। इस चीज को ध्यान दीजिए, मुख्य विकर्ण अवयव समान हो तथा शेष सभी शून्य हो। तो हमको ये भी चीज का ध्यान देना है कि सिर्फ मुख्य विकर्ण अवयव समान है तो वो तो चीज है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो शून्य होनी चाहिए। यहाँ पे शून्य, अब विकर्ण में आएगा C, शून्य शून्य और ये C, ठीक है। तो ये है हमारा आपका अदिश अवयव, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। जो चीज नहीं समझ में आ रही है मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि उसको आप कमेंट करिए, हम उस चीज को देखते रहेंगे। आइए नेक्स्ट, इकाई या तत्समक अवयव, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, इसे आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब कि इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं, डिनोट करते हैं। इस चीज को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा और ये आपका पेपर में कंफर्म आ सकता है। यूनिट मैट्रिक्स, देखिए पेपर में आपका नल मैट्रिक्स, ठीक है, नल या जीरो मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ लीजिए कि 90% कंफर्म है, ठीक है। इसको तो आप VIP कर लीजिए,
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए, लेकिन पेपर वाले के मूड के ऊपर है कि क्या देता है, लेकिन हमारे हिसाब से 90% वो 1 या 2 नंबर में पूछ ही लेता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है। क्योंकि जो भी आप आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, दो आप और हम मिलके सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो यहाँ बताएंगे उसको आप भी अपने नोटबुक, रफ या जहाँ कहीं भी नोट करेंगे तो आप देखेंगे काफी जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज होगा। तो पढ़िए क्या लिखा है इसको, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता क्या है। वह अदिश आव्यूह जिसका प्रत्येक मुख्य विकर्ण अवयव एक हो, वह अदिश आव्यूह जिसका प्रत्येक मुख्य विकर्ण अवयव, फिर आ गया मुख्य विकर्ण अवयव, इस चीज को ध्यान दीजिए, मुख्य विकर्ण अवयव एक हो, समान नहीं कि 2 2 2 3 3, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 की बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 की बात कर रहा है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अवयव एक होते हैं, वह इकाई आव्यूह कहलाता है। बाकी जितने भी हैं वो क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे I इक्वल्स टू I बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, इकाई या तत्समक आव्यूह। ठीक है, यही आपका जो है इसके जो विकर्ण है वो आपके 1 है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट, अब आपका है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह, ठीक है, चल क्यों नहीं रहा है, चल जाओ चल जाओ, चल गया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्षैतिज क्या होता है, क्षैतिज पढ़िए, वह आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो, वह मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। क्या लिखा है, एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, वह आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो, इसकी संख्या से अधिक हो। ठीक है, वह आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स या क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। जैसे A B C D E F G H I J। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें ये आपकी क्या है, पंक्ति है, रो है, तो वही तो बोल रहा है कि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक होती है। ठीक है, तो ये आपका स्तंभ है, तो रो आपके कितने हैं, रो 2, ठीक है, और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये आपका क्या हो गया 2 × 5। यही है एमएन का लॉजिक। यम हमारा क्या है, पंक्ति, एन हमारा क्या है, स्तंभ, तो पंक्ति कितनी है 2, स्तंभ कितने हैं 5, यही है हमारा एमएन का लॉजिक। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। मतलब पंक्ति क्या है पंक्ति ये है आपकी। ठीक है, पंक्तियों की संख्या अधिक हो, किस से, स्तंभों की संख्या से। इसमें कुछ नहीं ज्यादा आपको दिमाग लगाना है, बस पढ़ते जाना है और पेपर में आए तो लिखते जाना है और उदाहरण सहित इसको समझाते जाना है, ताकि एग्जामिनर आपको अगर 1 नंबर का है तो फुल 1 नंबर दे। अगर आप एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे तो आपको 1/2 देगा। अगर आप यहाँ से इसको लिख के अगर छोड़ देते हैं तो वहाँ आपको आधा नंबर मिलेगा। तो एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्जाम्पल आपको जरूर देना है। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो एग्जाम्पल जरूर देना है, इस चीज का ध्यान रहे पेपर में। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, अब वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, पंक्तियों की संख्या, पंक्ति अधिक हो। बना लीजिए पंक्ति 1 2 3
4 5 6 7 8, ठीक है। ये है आपकी पंक्ति, ठीक है, और ये है आपका स्तंभ। तो 2 स्तंभ है, 1 2 3 4 पंक्ति है। तो हमारा m कितना है 1 2 3 4, तो ये हमारा 4 × 2 का क्या है, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल मैट्रिक्स है। ज्यादा इसमें कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आप पढ़ लेंगे, पेपर में लिख देंगे। अब हमारा आता है त्रिभुजीय आव्यूह। क्या आता है, त्रिभुजीय आव्यूह, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, त्रिभुजीय आव्यूह। त्रिभुज का मतलब तो आप समझते ही होंगे, या त्रिभुज ऐसे बनाइए या त्रिभुज ऐसे बनाइए, त्रिभुज ऐसे बनाइए, जैसे मन वैसे बनाइए, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि कैसे त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक। तो वही है, आप इसमें बस आपको मैट्रिक्स सेट करना है। क्या बोल रहा है, यदि किसी वर्ग आव्यूह के, वर्ग आव्यूह मतलब वर्ग आव्यूह, इस चीज को ध्यान रखिएगा, वर्ग आव्यूह, समझ में आई बात। तो वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे अथवा ऊपर, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये कोई आव्यूह है, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज आव्यूह, विकर्ण से ये विकर्ण हो गया, ठीक है, इसके या तो इस तरह का त्रिभुज बनाया था मैंने, त्रिभुज ऐसा, इसके ऊपर, जैसे अब वर्ग आव्यूह पहले बनाना है तो एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट वहां, यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, और एक यहाँ पे। तो ये बता रहा है कि त्रिभुज जो बनेगा उसके ऊपर, इसके ऊपर ये सारे क्या होंगे, शून्य होंगे। या फिर अगर यही आपका इस तरह का बन गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो शून्य होंगे। तो ये आपका क्या हो गया, त्रिभुजीय आव्यूह, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। देख ही रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, दोनों एग्जाम्पल सेट किया हुआ है, एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। ये वही चीज है, मुख्य विकर्ण के नीचे वह शून्य होते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज है अपर मैट्रिक्स और लोअर मैट्रिक्स। तो जो नीचे वाला होगा वो आपका लोअर मैट्रिक्स हो गया, जो ऊपर होगा वो आपका अपर मैट्रिक्स हो गया। इसमें ज्यादा कुछ सोचने समझने की बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एकल अवयव आव्यूह, देखिए क्या, हाँ, त्रिभुजीय आव्यूह आ गया है तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट है एकल अवयव आव्यूह, वह आव्यूह जिसमें केवल एक अवयव हो। इसमें ज्यादा क्या पढ़ना है, एकल समझ ही रहे हैं एकल क्या होता है, ठीक है। तो एकल मतलब कि ये बनाइए आप मैट्रिक्स बनाइए कोई सा भी, देखिए स्लो काम कर रहा है, ठीक है, तो इसके हिसाब से चलना पड़ेगा हमको लग रहा है। अपने हिसाब से चलेंगे तो काफी जल्दी जल्दी लिख देंगे। तो इसके हिसाब से कोई एक अवयव मतलब बी या फिर सी या फिर 1, ये आपका एकल अवयव हो गया। इसमें ज्यादा वो नहीं। दो अवयवों की समानता, दो अवयव समान, क्या लिखा है यहाँ पे, क्या बता रहा है, दो अवयवों की समानता में उनके क्रम समान हो तथा उनके संगत अवयव समान हो। चलिए यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि A इक्वल टू, मैंने आपको कहा था कि मैट्रिक्स में जो भी अवयव मैट्रिक्स होगा डिनोट करेंगे उसको A से करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए A बराबर आपका हो गया 1, ठीक है, उसके बाद 4 9, ठीक है, और B बराबर आपका हो गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो ये दो अवयवों की समानता, उनके संगत अवयव समान हो, ठीक है। संगत अवयव मतलब ये, ठीक है, ये और ये इसका संगत अवयव है, ठीक है, दोनों समान हो। देख लीजिए, इसका वर्ग है तो इसका वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। सेम A इक्वल टू B, मतलब दो अवयव समान हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या है,
वही चीज है, आपको अच्छे से समझा दिया। अब है हमारा दो अवयवों का योग, अवयवों को जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, इसको आप देखिए स्लो काम कर रहा है, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और इधर मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, ये चीज भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई अवयव ए है, ठीक है, ए अवयव, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि ए इक्वल टू कुछ भी आप मान लीजिएगा इस अवयव के अंदर, वही जो एलिमेंट है, ये आई जे से डिनोट किया है अवयव बनाकर, और एम एन पंक्ति और रो और कॉलम, इस चीज को आप समझ ही रहे हैं। उसके बाद बी है आपका, जो बी की वैल्यू है और ये है, तब सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। तो a प्लस बी मतलब इसको एक बार जोड़ दीजिए, इसको एक बार जोड़ दीजिए, ये बन गया इक्वल टू सी, तो सी आई जे इक्वल टू ए प्लस बी। नहीं समझ में आया, यहाँ समझाते हैं ना, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये चीज मिटा देते हैं, तब समझ में आएगा जब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल मैं सेट करूंगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल सेट करके आपको देता हूं। मान लीजिए कि कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स में 2 4 5 6, ठीक है, और b इक्वल्स टू 7 8 6 2, ठीक है। तो ये हमारा अवयवों का जोड़ है, हम अवयवों का जोड़, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे जोड़ेंगे। हमको a प्लस बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, जोड़ है, घटाना तो है नहीं, जोड़ है, जोड़ते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि इसको जोड़ेंगे कैसे, ठीक है। सारे एलिमेंट को ध्यान से देखिएगा, सारे अवयव को ध्यान से देखिएगा कि किसको किसके साथ जोड़ना है, ठीक है। आइए, जैसे मान लीजिए हमको a प्लस बी निकालना है, वैल्यू दे दिया है, a बराबर इतना, b बराबर इतना, यहीं से आपका क्वेश्चन या जो कुछ भी है स्टार्ट होता है। तो हमको देखना है कि दोनों जो यहाँ पे जो एलिमेंट है और यहाँ पे एलिमेंट है, जोड़ना इन्हीं दोनों को है। इसका जो हम इसको जो जोड़ेंगे, जब काम नहीं कर रहा है, ये काम करना ही बंद कर दिया है, ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसको देखिए, अभी चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो होता रहता है, थोड़ा कंप्यूटर मशीन है तो इधर उधर होता रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों से भी मिस्टेक होता है, तो ये तो उसके अंदर तो हम लोग है नहीं, क्या मिस्टेक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एग्जाम्पल, प्रश्नावली, जो भी क्वेश्चन होगा 2-3 लेक्चर के अंदर सारा खत्म कर देंगे। और जो टाइम है आपका, वो हम टाइम आपको सेट करके दे देंगे। जो कुछ भी होगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे से और अच्छे से समझाएंगे। ये आपका बेसिक था, अगर इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आगे जो भी हम अभी अवयवों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, अवयवों का, जैसे आपके एडजॉइंट ए क्या होता है, माड ए क्या होता है, वर्ग क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जो सबसे मेन जो क्वेश्चन है वो एडजॉइंट ए, माड ए, जो कुछ भी है सारा चीज़ें हम नेक्स्ट 2-3 लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो परेशान होने की बात नहीं है। तो मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।